अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। सर पहले तो शुक्रगुजार हैं आपके, आपने बिजी तरीन दिन से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं हाजिर। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या बचपन से ही सोचा था मोटिवेशनल स्पीकर बनने का? अच्छा, बचपन मेरा तो बड़ा खामोश रहा है। मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में बताता हूँ कि मैं एक इंट्रोवर्ट, मेरी इब्तिदा के अयाम है और इंट्रोवर्ट ही हूँ आज भी। लेकिन मैंने ये स्किल को पॉलिश किया, समझाने की सलाहियत को और कम्युनिकेट करने की सलाहियत को। मेरा बचपन तो इमेजिनेटिव एक दुनिया, तख़य्युलाती दुनिया में रहता था। अच्छा। ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला बच्चा भी नहीं था, लेकिन एक गैर मामूली बात थी, मैं समझता हूँ, जिसको मैंने पॉलिश किया। कहीं ना कहीं ये यकीन था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, डिलीवर करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अपना रोल प्ले करना है इस सोसाइटी में अच्छा करने के लिए। अच्छा, तो बस वो ही किया, उसी को फॉलो करते चले गए। सर आगे का क्या सोचा है? आपकी इतनी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, आगे हम कासिम अली शाह साहब को किस मुकाम पर जाता देखेंगे? अच्छा देखिए, मैं पीछे भी मुड़ के देखूं तो इसमें अल्लाह की करम और फजल की बड़ी बेहतरीन शक्लें मुझे मिलती रहीं। टीचर अच्छे मिल गए, मेंटोर्स अच्छे मिल गए, इंस्पिरेशंस अच्छी मिल गई। वो ज़माना जिसमें तालिब इल्म एक टायर पे मोटरसाइकिल चलाते हैं, हम उसी ज़माने में वासिफ अली वासिफ साहब को पढ़ा करते थे। वो ज़माना जिसमें आप कॉलेज से निकल के बानो बाजार चले जाते। मुझे याद आता है कि मैं किताबें पढ़ता था। वो ज़माना जिसमें इंसान नौकरी ढूंढ रहा होता है। अल्लाह के करम और फजल से मैं नौकरी दे रहा था। और आज मैं देखता हूँ तो ये सारा मैसेज, ये वीडियोज़ एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से, आपने जैसा फाउंडेशन को देखा होगा कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इदारा है। तो ये सारा कंटेंट और ये मैसेज बॉर्डरलेस वायरल हो जाता है। आप जानते हो, आप खुद बच्चे मीडिया से हो, तो कंटेंट की लाइफ होती है। खबर की एक दिन की जिंदगी है, कॉलम की एक दिन की लाइफ है, और इदारिये की एक जिंदगी है। एक टीवी प्रोग्राम है जो करंट इशू पे है कि जी जौहर टाउन में बम धमाका हुआ है, उसकी जिंदगी भी चंद दिन है। उसके बाद कुछ सालों के बाद कितने धमाके हुए और वो सब के सब खबरें रद्दी के ढेर में पड़ी होती हैं। बिल्कुल। अल्लाह बड़ा करम और फजल करता है कि आपका कंटेंट और आपका काम जो है वो आपके टाइम, आपकी लाइफ और आपकी कह लीजिए जो टाइम जोन है उससे निकल के आगे चला जाए। मैं आपके फादर का बड़ा फैन हूँ, उनको कभी सुना जा सकता है। वो कोई ऐसा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी के लेजेंड थे। वो अपनी टाइम जोन, लाइफ टाइम से बड़े एक लेजेंड थे। और मेरी जब उनसे मुलाकात होती थी, आखिरी मुलाकात मेरी 2019 के रमजान की है। एक अफ्तार हमने इकट्ठे की, तो हर दफा कुछ सीखने को मिलता था। अब वो क्या था, वो लेसन ऐसे थे, वो बताने लगे, मैं उन्हीं की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप सामने मौजूद, मुझसे रहा नहीं जा रहा। बिल्कुल सर। उन्होंने कहा कि शहर में कभी भी गाड़ी चलानी है, लॉक करके चलानी है, और लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलानी है तो लॉक खोल देने हैं। अल्लाह ना करे हादसा हो जाए तो आपको निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन शहर में ये ना हो कि गाड़ी थोड़ी सी स्लो हुई और स्नैच करने वाले ने, किसी करीबी ने गाड़ी खोली और अंदर बैठ गया, तो वो आपको हाईजैक ना कर ले। तो एक छोटे छोटे विजडम कि वाकयात, जुमले, ये बाज़ औक़ात टाइम से, अपने ज़माने से आगे निकल कर भी किसी को फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो मैं अगले वक्त को देखता हूँ तो मेरा ईमान और यकीन है कि जिस रब ने करम किया, कहाँ ट्यूशन पढ़ाने से इब्तिदा की और आज के दिन तक मैं पहुँच गया, मेरे रब ने आगे भी कोई प्लान किया होगा। आप ज़िंदगी में कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं लाइफ की जिसमें घूमते घूमते उसमें आपको पता लग जाता है मेरा जोर नहीं है। और वासिफ साहब का एक बड़ा अच्छा जुमला है, वो फरमाते थे कि अगर तुम्हारी बात, तुम्हें भी हैरत हो रही है मैंने क्या कह दिया, तो वो फैज है। तो जब आप अपने काम को देखें और आप कहें कि ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये किसी का करम और फजल है और ये फैज है, तो फिर फैज के बाद फिर आपका फैज पे और करम पे यकीन बढ़ जाता है। अपनी काबिश कोशिश जो है वो चूंटी के बराबर लगती है। तो मेरा यकीन है कि रब जहाँ तैयारी करा के यहाँ तक ले आए, इस वक्त में भी किसी और ज़माने की तैयारी हो रही होगी और रब को बेहतर फैसले करेगा। बेहतरीन। सर आपसे जानना चाहेंगे, वालिदैन जो होते हैं वो बच्चों का फ्यूचर पहले प्लान कर लेते हैं कि ये बच्चा हमारा फलां, ख़ास तौर पर बेटों का, ये बेटा तो हमारा लाजमी इसी शोबे में जाएगा। आपके वालिदैन का क्या माइंड था? अच्छा, मेरे वालिद साहब क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और एक क्लरिकल जॉब थी वापडा हाउस में। अच्छा। यकीनी बात है उनका ख्वाब तो जॉब ही था। पहला ख्वाब सब ये देखते थे कि ये फौज में चला जाएगा, मेरा भी यही ख्वाब था। अच्छा। बल्कि मैं जो कहूँ कि एक ऐसा ख्वाब जिसको मैंने ज़माना तालिब इल्मी में पाला, वो तो फौज में जाने का ख्वाब था। लेकिन खुदा का करना कि मैं 2 बार नॉट रिकमेंड हुआ ISSB से। तो 2 ही कोशिशें होती हैं, जिस आप दोनों बार नॉट रिकमेंड हो जाए तो नॉकआउट हो जाते। मैं नॉकआउट हो गया और अल्लाह ने मेरा वहाँ नसीब नहीं लिखा हुआ था। एक अल्लाह का करम है, अब मैं कभी कभी फौज को पढ़ाने जाता हूँ तो फिर ख्याल आता है कि रब ने फौज में जॉब की बजाय फौज
वालों को पढ़ाने का मौका मुझे देना था। और ये मेरे मालिक की बहुत बड़ी अता है, बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो लोग जो सर्व करें उनको टीच करना, उनको सर्व करना, उनकी सेवा करना, उनके किसी काम आना, मेरा विजडम उनके किसी काम आ जाता है, ये बहुत बड़ी कमाई। सर अभी भी आप आर्मी चला रहे हैं, वो 1 मैन आर्मी है। आपसे पूछना चाहूंगी कि एक इंसान होता है जो सबको मोटिवेट करता है, जिसका नाम है कासिम अली शाह, उसका मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? अच्छा, मेरी जिंदगी में बड़े वाकयात ने मुझे मोटिवेट किया, बड़े लोगों ने इंस्पायर किया। मैं लकीली उन खुशकिस्मत लोगों में रहा जिन्होंने एक एक चीज करके सीखी है, दाना दाना करके जोड़ा है, एक एक ईंट जोड़ के पूरा जो कह लीजिए दीवार बनाई जिंदगी की, या पुल बनाया जिंदगी का। तो मेरी जिंदगी में इंस्पिरेशंस रही, मैं उस मोटिवेशन को इंस्पिरेशंस कहूँगा। वो याद करूँ तो वासिफ अली वासिफ साहब की किताबें हैं, मैं मिल नहीं सका उनसे। इशफाक साहब, मैं बड़ा मुतासिर हूँ उनकी कुतब से, उनके अंदाज से, उनके दास्तान सराय से, उनकी सेवा से जो वो किया करते थे। और आज के ज़माने में मैं आज भी इरफानुल हक साहब से बड़ा मुतासिर हूँ, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब से बड़ा मुतासिर हूँ, सरफराज शाह साहब से बड़ा मुतासिर हूँ। बच्चे जिनसे आप मुतासिर होते हो ना, चाहते ना चाहते आपको वहाँ से ट्रैक मिल जाता है। यानी आप तय करते हो कि मैं किस कबीले में हूँ। यानी तारीख का एक वाक़या है, हाँ। उस वाक़े में इमाम अली मकाम बामुकाबला यजीद खड़े, बिल्कुल। और तारीख गवाह है कि बज़ाहिर देखा जाए तो हार जो थी वो इमाम अली मकाम की थी, लेकिन क्या जीत थी। हाँ। कि आज 1400-1300 साल गुजर गए और उनका नाम नामी जो है वो अदब से लिया जाता है, ऐसा ही यजीद का नाम नहीं लिया जाता। तो आपका कबीला कौन सा है, आप किन में बैठते हैं? अगर खैर वाले लोगों में बैठते हैं तो ना चाहते वो खैर आप में आने लग पड़ती है, बरकत वालों में बैठते हैं बरकत आप में आने लग पड़ती है। तो मेरा कबीला जो है वो कह लीजिए मैं अगर सच कहूँ तो ये सूफी दानिश्वरों का कबीला, यानी मैं सूफी भी नहीं कहूँगा, मैं दानिश्वर भी नहीं कहूँगा, ये सूफी दानिश्वरों का कबीला है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को जो कह लीजिए अवामी ज़ुबान दी होती है, और ये अवामी ज़ुबान में इतनी ताकत होती है कि आपका मैसेज वो किसी भी मीडियम पे हो, वो रिसाला पर्चा हो, चटान एक अखबार हो, वो महीने में छपने वाला रियासत रिसाला हो, पुराने नाम नहीं रहा हूँ सारे, वो नवाए वक्त का कॉलम हो, वो कुछ हो, वो स्प्रेड हो जाता है, उसको लोग उसको संभाल लेते हैं। तो ये अल्लाह का करम है, ये इन बुजुर्गों का फैज़ भी है, इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा और आज मैं सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। सर आप बहुत अदबी इंसान हैं और अदब आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन सर मेरा अंदर भी बाहर आ जाता है थोड़ी देर बाद। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक ऐसा आपने हमें वाकया सुनाना है जो हमारे चैनल के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए फूड हो, हमारे देखने वालों के लिए खुराक का काम करे। क्या कासिम अली शाह खुद कभी टूटा है? उसने कभी अपने आप को टूटता देखा है? और वो कौन सा वाकया था? कब अपने आप को टूटते हुए आपने देखा और फिर जोड़ा कैसे? अच्छा देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि दिल का डॉक्टर भी दिल का मरीज हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पेट का बड़ा अच्छा मुआलिज का, उसका भी पेट खराब हो सकता है। सही। आप सारी दुनिया को मोटिवेट कर रहे हो, ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसा मूवमेंट हो जो आपको कभी डीमोटिवेट कर दे, या आप गिर जाएं, थक जाएं, हार जाएं, बैठ जाएं। ये बड़ा ही फितरती है। तो ज़िंदगी में कई ऐसे मूवमेंट्स हैं, एक नहीं, ऐसे कई वाक़यात होंगे, कई वाक़यात का मजमुआ होगा। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि जब तक आपके दिल में गुदास नहीं, ये जो दिल की दुनिया है ना, इसको मैं अगर तख़य्युल में सोचूं तो ये ऐसी दुनिया है जिस पे हल गम का चलता है। इस पे हल चले तो फिर ही कुछ फल मिलते हैं। और जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज ना आए, आप टूटे ना, वो चैलेंज ऐसा, वो बाबा इशफाक का करता था, बाज ठुड्डे आपको सजदे में गिरा देते हैं, और उसके बाद आप तड़प के दुआ मांगते हैं, तो बाद में उस ठुड्डे का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि या बारी ताला तेरा शुक्र था कि मुझे ठुड्डा लग गया, लेकिन और आज मैं शुक्र अदा कर। बिल्कुल सर, एक ठुड्डा हमें बताना तो पड़ेगा आपको, कोई एक ऐसा वाकया? वाकयात है, बड़े वाकयात सर, कोई एक ऐसा छोटा सा वाकया? दो तीन चीजें आप बाज़-औक़ात चाहते ये हैं और होता ऐसे है। आज के दिन में अगर मैं ये समझूं तो कुछ भी कबूल करना जो मेरी उम्मीद के अलावा है, वो इसलिए बड़ा आसान हो गया कि रब की मर्जी को समझना शुरू किया। अपनी जिंदगी में रब की रजा को समझना कि मेरा रब क्या चाह रहा है, इसमें क्या हिकमत पोशीदा है, मेरा रब क्या चाहता है। तो आप ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, तो आप मुतमईन हो जाते हैं। याद रखिएगा, इत्मीनान कल्ब बहुत बड़ी कमाई है। खुशी या प्लेयर कोई चीज़ नहीं है, इत्मीनान, राज़ी होना। मैं कल मेरे वालिद साहब का एक चेकअप था, तो मैं गया हुआ, तो बड़े एक अच्छे डॉक्टर,
वो बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे जी सुनाइए। तो मैंने कहा जी मैंने कॉर्पोरेट में सर्व वगैरह करना छोड़ दिया है। कहा जी बिजनेस है तो आप उस साइड पे। मैंने कहा जी मैं खिदमत करके बड़ा खुश हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जुमला बोला, उन्होंने कहा जी असल कमाई तो सैटिस्फाई होना है, तुसी राजी हो गए हो, सैटिस्फाई हो गए हो, तो ऐसे तू अच्छी गल की है। हाँ। तो बंदा बड़ा बड़ा बना के कमा के राजी नहीं होता। अगर आप कम कमा के खिदमत करके सेवा करके आप राजी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सर आज मिल गया। बिल्कुल सर, आज के दौर में जब मुल्क का हाल आपके सामने है कि हर गरीब आदमी महंगाई से परेशान है, तो आप इस हालात में हुकूमत को किस तरह देख रहे हैं और मुल्क को किस नज़र से देखते हैं? अच्छा देखिए, ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये कोई 5 मरले का घर बनाना नहीं होता, एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। हाँ। और उस बड़े प्रोजेक्ट्स में बेशुमार चैलेंज होते हैं। अब देखिए ना, घर बन रहा होता है छोटा सा घर, 3, 4, 5 मरले का भी, तो आखिर में लड़ाई हो रही होती हैं। ये लकड़ी वाला रह गया है, टाइल वाला रह गया है, ये पेंट ठीक नहीं हुआ, और पता लगा जी इंटीरियर का काम ठीक नहीं हुआ, ये डाउन सीलिंग ठीक नहीं हुई, ये लाइटें वाले कहाँ चले गए, ये प्लम्बर जो है वो टूटियां सही नहीं लगा रहा। कितने चैलेंज होते हैं। हाँ। एक सल्तनत, एक मुल्क चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप एक छोटा सा इदारा चला रहे हो, वो स्कूल, एकेडमी, कॉलेज, या लकीली वो यूनिवर्सिटी हो, आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, तो आपको पता लगता है कि उस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होने के नाते 100 चैलेंज आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो एक लम्हे के लिए सोचिएगा, पूरा मुल्क जिसका कितना रकबा है, जिसकी 22-23 करोड़ आबादी है, जिसके कई चैलेंज हैं, जो 74 साल से जमहूरियत की जंग भी लड़ रहा है, जिसके इंटरनल चैलेंज भी हैं, जिसके एक्सटर्नल बेशुमार जंगें हैं जो उसको लड़नी पड़ रही हैं, जिसके डिप्लोमेटिक अफेयर्स भी हैं, जिसकी अवाम को समझाना बड़ा मुश्किल है, जिसके हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, जिसमें शदीद पोलराइजेशन है, जिसमें कह लीजिए कि सूबों की आपस के मसाइल हैं, जिसमें वफाक के मसाइल हैं, जिसमें रिसोर्सेज के प्रॉब्लम है, जिसमें एनर्जी का क्राइसिस है, जिसमें गुर्बत और बेरोज़गारी भी मसला है। ये बेशुमार चैलेंज है। बिल्कुल एक चैलेंज हो तो बताया जाए, इतने ज़्यादा चैलेंज के साथ अगर पॉजिटिव थिंग ये, मैं यानी ये नहीं कि मैं पीटीआई का वोटर होना साबित कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ हो रहा है, हाँ, तो इसको आप एक 100 मीटर की रेस ना समझिए। गवर्नमेंट इदारे या तब्दीली वो डेकेज मांगती है। पहली ईंट रख रहे हैं सर सैयद 92 साल के बाद पाकिस्तान बना, अलीगढ़ बनने के 92 साल बाद। तो अगर होता कि जी ईंट रखी और कुछ हो गया, क्या हुआ जी? एक पूरी प्रेपरेशन हुई, एक नई नस्ल तैयार हुई। वो नई नस्ल थी, उसमें मुसलमान जज भी थे। उन्होंने क्या, सर सैयद का पैगाम क्या था कि जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं और अंग्रेज से अंग्रेज की जुबान में बात नहीं करोगे, तुम इस आज़ादी को हासिल नहीं कर सकते। ये तुम पे मुसल्लत रहेंगे। सिविल सर्विसेज में आना शुरू हुए, फौज में जाना शुरू हुए, चेजाक इनकी रेशो कम थी। और 92 सालों के बाद एक ऐसी बाशऊर कौम बनी जिसने ये सोचा कि मुल्क बनाना चाहिए, और मुल्क बन गया। मेरा ख्याल है कि आप अगर असेंबली में हाल देखते हैं, हाँ, ये वो लोग हैं जो इस अवाम ने सेलेक्ट की। ये समझे बगैर, आप उनको बुरा ना कहें, आप जरा सोचिए कि इनको सेलेक्ट करने वालों की हालत क्या है। हाँ। इनको तैयार किए बगैर आप कौम नहीं बना सकते, और अगर आप कौम बनाएं तो यकीन कीजिएगा आपको अच्छी लीडरशिप मिलना शुरू हो जाएगी और मुल्क बेहतरी की तरफ जाने लग पड़ेगा। सर आपसे जानना चाहूँगी, आज के दौर के जो हालात हैं, हमारी जवान नस्ल सोशल मीडिया पर जंप कर गई है। अच्छी बात है, आमदनी होनी चाहिए, लेकिन वक्त से पहले, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने से पहले ही टिकटॉक स्टार बन गए हैं और उस सिमत की तरफ भागना शुरू हो गए हैं जिसका कोई ख़ास फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। इस बारे में आप हमारी जवान नस्ल को क्या? देखिए, ये तो बदकिस्मती है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है। ये तो यंग नस्ल की बात करें, बेशुमार चैलेंज है। आपके पास आज पैसे हैं, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉपर्टी के अपने मसाइल हैं, स्कैम्स इतने इतने बड़े हैं, फ्रॉड इतने इतने ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं वो सारे के सारे। ये जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, बदकिस्मती देखिए, वो पीटीवी कहाँ गया? वो सारे स्टेज ड्रामे जो बड़े पर्पसफुल थे, जिसमें लेसन्स थे, जिसमें सबक थे, कहाँ गए? मैं हमेशा ये सीरीज में कहता हूँ, वारिस कहाँ चला गया, धुआं कहाँ चला गया, अल्फा ब्रेवो चार्ली कहाँ चला गया, सुनहरे दिन कहाँ चला गया, जांगलूस कहाँ चला गया, ऐनक वाला जिन कहाँ चला गया, कसौटी कहाँ चला गया, नीलाम घर कहाँ चला गया। तो हमने दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमने अपने जो इतनी टैलेंटेड कौम है, जिसमें इतना टैलेंट है। आज सुबह कोई दोस्त बैठे हुए थे, बता रहे थे कि वो चाइना गए, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स वहाँ से किया। वो कहने लगे कि यार हमारी कौम कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है, हमारे यंगस्टर ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो फिर वो टिकटॉक पे जाएगा। तो टिकटॉक पे होना बुरी बात नहीं है, टिकटॉक पे
एक माफी के साथ शोधे कंटेंट के साथ होना बड़ी बुरी बात है। एक ऐसे कंटेंट के साथ होना जिसमें कोई जान नहीं है और वो एक ऐसी एंटरटेनमेंट है जिसमें किसी का दिल दुखता है, ऐसी एंटरटेनमेंट है जो क्राइम की शक्ल में आ जाती है, ऐसी एंटरटेनमेंट है जो रिस्क ले रहे हैं आप। अब तो शुक्र है टिकटॉक ने भी कैंपेन्स शुरू किए हैं कि खुदा के लिए आप जो कम्युनिटी लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए हैं उनको फॉलो कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट उठ जाएगा, बिल्कुल स्ट्राइक आ जाती है। लेकिन उससे पहले कभी अदालत बंद करवाती है। ये मीडियम्स बड़ा प्रोडक्टिव यूज किए जा सकते हैं। टिकटॉक पे तो बच्चे, मैं भी हूँ, मेरी टीम भी चला रही है, मेरा ख्याल है मेरा भी कुछ 24 लाख का फॉलोअर होगा उस पर, लेकिन उस पर कॉन्टेंट ठीक है। तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को अब अगर आप अच्छा करते हैं, यूट्यूब शुरू में बनी थी, अच्छा कंटेंट नहीं था, वक्त के साथ साथ यूट्यूब का कंटेंट अच्छा होना शुरू हो गया। बहुत सारी मजीद बातें हैं करने को, लेकिन अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए।